तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों एवं समस्त देशवासियों। बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस फिजिक्स पर। वेलकम टू एस फिजिक्स। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारी में उत्साह पूर्वक संलग्न हैं और लगे रहिए तब तक जीत न जाओ जब तक, लगे रहिए तब तक जीत न जाओ जब तक। तो चलिए, और समय का नुकसान न करते हुए बिना विलंब के करते हैं प्रारंभ। तो साथियों, हमने इस श्रृंखला में 2 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है चैप्टर 11 का और ये आखिरी लेक्चर भी है चैप्टर 11 का, यानी ये पार्ट 3 है। तो पहले 2 लेक्चर में हमने क्या सीखा, एक बार थोड़ी सी दृष्टि उस पर डाल लेते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्लासिकल थ्योरी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हिस्ट्री क्या है, कैसे जनरेट हुआ और उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थे, लेकिन जो है समस्याएं क्या क्या उसमें आ रही थी, ये सभी हमने देखा। फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी, या यूं कहें कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ने कैसे जो है उस समस्या का समाधान दिलाया, और आइंस्टीन ने जो है एक फार्मूला दिया हमें, और जिसके आधार पे उन्होंने विधिवत बड़े अच्छे तरीके से उन सारी घटनाओं का, सारे जो है फिनोमेना, सारे ऑब्जर्वेशन का जो है विवरण दिया, एक्सप्लेन किया उसको अच्छे से कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से लेकिन आइंस्टीन ने जो थ्योरी अडॉप्ट की थी वो मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी। तो उस क्वांटम ने थ्योरी के आधार पे मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि जो लाइट का नेचर होता है, एक्चुअली वो जो है पार्टिकल्स के रूप में होती है, एक डिफरेंट टाइप के पार्टिकल जिनमें रेस्ट मास नहीं होता है, और उनको हम जो है क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पार्टिकल नेचर क्या आया कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने। बाद में आइंस्टीन ने इसी को अडॉप्ट करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट gave evidence that light in interaction with matter behaved as if it was made of packets of energy, that is particles of energy। और ये इफेक्ट, ये प्रभाव कहाँ दिखता है लाइट का? जब वो मैटर से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, जाहिर सी बात है सारे मैटर के साथ नहीं, लेकिन कुछ मैटर के साथ इंटरेक्शन पे ये चीज़ें प्रकाश में आई कि लाइट जो है वो एज ए पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फोटॉन के बारे में। व्हाट इज फोटॉन? फोटॉन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू इज इमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा फोटॉन। ठीक है, तो ये फोटॉन एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर जो है न्यू हो, तो वो किस फॉर्म में इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है? वो पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट के रूप में या बंडल के रूप में एब्जॉर्ब होती है और इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है और इमिट होती है। तो जो पैकेट ऑफ एनर्जी है एक्चुअल में, इसी को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, और ये यहाँ पे एक तरह से फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। और एनर्जी ऑफ फोटॉन, ईच फोटॉन, ठीक है, हर एक फोटॉन की एनर्जी आप एच न्यू, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एनर्जी आप ईच फोटॉन वो जो है एच न्यू होगी। और एच जहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, इसके अलावा हम न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा, तो ये एच सी अपान लेमडा हो जाएगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन की। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है वो क्या है? एच इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटॉन गिवन बाय पी इक्वल टू एच अपान लेमडा।
और यहाँ से आप न्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो सी इक्वल टू न्यू लेमडा, ये यहाँ पे सी हो जाता है, और एच न्यू अपान सी, या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ई इक्वल टू पी सी। ये जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से फोटान के लिए फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, फोटान के लिए फार्मूला अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करेंगे तो ये आता है ई इक्वल टू पी सी या पी इक्वल टू ई अपान सी और ई इक्वल टू एच न्यू, और इस तरह से ये फार्मूला भी मिल जाता है। तो बस ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, दो दो तीन तीन अल्फ़ाबेट्स के, इनको आप जो है याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी। तो विलंब न करते हुए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत डीप बताने लायक नहीं है यहाँ पे कि जिसको हमें बताना पड़े, या इस स्तर पे तो बताया भी नहीं जा सकता। बस जितना है उतना पर्याप्त है। अगर आप बस इसी को रिवीजन कर लेते हैं तो ये बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, हाँ कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैंने 4-5 प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, इनमें से आप कम से कम 2-3 से 4 याद रखेंगे, उसको लर्न करेंगे तो बेहतर रहेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। फोटॉन ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो रेडिएशन का पार्ट है ये फोटॉन, और फोटॉन फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। इसकी एनर्जी एच न्यू है और मोमेंटम एच न्यू अपान सी होता है। ठीक है, फोटॉन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, ये पहले भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा था कि फोटॉन की एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की इंटेंसिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी से मतलब है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, फ्रीक्वेंसी। और एक और बात, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा है कि सूरज की रोशनी आप तक आ रही है और बीच में कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, तब तो रोशनी दूसरी तरफ चली जाएगी, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता फोटॉन्स के ऊपर। और फिफ्थ पॉइंट है, इन फोटॉन पार्टिकल कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व, हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व। ऐसा हो सकता है, देखो फोटॉन पार्टिकल कोलिजन, जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का कोलिजन हो गया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वहां पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, फिक्स रहेंगे कि पहले एनर्जी क्या थी और बाद की एनर्जी क्या है। लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स में भी मे नॉट बी कंजर्व, नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व। जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या देखा कि एक फोटॉन आया और इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो फोटॉन तो खत्म हो गए। ठीक है, पहले दो पार्टिकल थे, एक फोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब क्या है, जैसे फोटॉन इलेक्ट्रॉन पे गिरा, इंसिडेंट हुआ, फोटॉन इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, अब क्या बचा, सिंगल पार्टिकल बचा। तो पार्टिकल तो चेंज हो गए, मतलब दो थे अब एक हो गए, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम ये टोटल कंजर्व रहे। ये हमने पिछली क्लासेज में देखा था, आप रिविजिट कर सकते हैं लेक्चर को। क्लियर? आई होप कि आपको फोटॉन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है कि ये कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं फोटॉन से रिलेटेड। अब इसमें कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेजर सोर्स 6.0 into 10⁻14 हर्ट्ज एंड इमिटेड पावर इज 2.0 10⁻³ वाट, या इसको 2 मिली वाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक लेजर लाइट है और लेजर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है और उसकी पावर इतनी है। तो कह रहा है कि बताओ कि कितने फोटॉन जो है इमिट हो रहे होंगे, कितने फोटॉन इमिट हो रहे हैं अगर उसकी पावर इतनी है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन ये हम निकाल सकते हैं, ये आई इतनी जूल, और इसमें हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन उससे निकल रहे हैं। तो आप जितनी पावर, पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एक सेकंड में जितनी एनर्जी है और उसमें एक फोटॉन की एनर्जी से भाग कर दो। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी अपान एक फोटॉन की एनर्जी, तो आपको एक सेकंड में कितने फोटॉन निकल रहे हैं उसकी संख्या मालूम हो जाएगी। ये देख लो, ये कैलकुलेशन करने में 5 × 10⁻15, ये बहुत मतलब कैसे गिनेंगे, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, आप इसको ट्रिलियन तक जाएगी, बिलियन ट्रिलियन तक, इस तरह से गिनेंगे।
सोचो कितने ज़्यादा फोटॉन निकल रहे हैं, ठीक है, 1 सेकंड में। जबकि ये 2 मिलीवाट की पावर है, ये ठीक ठाक पावर होती है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, लेज़र की ये वाली वैरायटी। तो आपने देखा कि मतलब फोटॉन कितने होते हैं, इनकी पावर क्या होती है और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ये तो रिपीट है 5500 एंगस्ट्रॉम एंड फाइंड एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन। तो यहाँ पे ई एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एच सी अपान लेमडा, यानी कि 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8, ये तो हम कर सकते हैं। नीचे 5500 यानी वो लिख दिया 5500 और एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻10 लिख दिया। यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती, इतने जूल आ जाता है। और मोमेंटम हमने बताया जो एनर्जी है वो जूल में लिखिए और सी से डिवाइड कर दीजिए, एच अपान लेमडा भी लिख सकते हैं, ठीक है, बात वही हुई, ई अपान सी, और ये आ गया इतना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो देखिए कि P इक्वल टू ये फार्मूला एच अपान लेमडा, ये फोटॉन के लिए है, ठीक है, P इक्वल टू एच अपान लेमडा, क्योंकि फोटॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका मोमेंटम हमने मेजर कर लिया, एच अपान लेमडा हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बचा, हमने फोटॉन यानी रेडिएशन से संबंधित सारी चीज़ों की बात कर ली है, ठीक है। तो आगे बचा क्या, यानी अब मैटर बचता है। फोटॉन के बारे में हो गया, अब बचा मैटर। तो मैटर के लिए एक हमारे साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, द ब्रॉगली। इनको हम द ब्रॉगली पढ़ते हैं, एक्चुअली लुइस विक्टर द ब्रॉगली। तो ब्रॉगली हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इनका नाम द ब्रॉय पढ़ा जाए, जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो द ब्रॉय है, ठीक है, द ब्रॉय। तो लुइस विक्टर द ब्रॉय ने जो है मैटर वेव्स के बारे में बताया। अब मैटर वेव क्या होती हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यानी द ब्रॉय ने स्टडी की लाइट की। उन्होंने देखा कि लाइट कुछ मामलों में फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड अदर कुछ जो है घटनाएं थी, उनमें बिहेव्स एज ए वेव, वेयर एज इन सम फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल। क्लियर, कुछ मामलों में वेव की तरह बिहेव करती है, कुछ मामलों में पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। एंड दिस डिफरेंट बिहेवियर ऑफ लाइट सजेस्ट दैट लाइट इज नाइदर वेव नॉर पार्टिकल। लाइट सजेस्ट दैट लाइट इज वेव नाइदर पार्टिकल। क्लियर है, यानी कि लाइट जो है डुअल नेचर पॉजेस करती है, ना तो वो वेव है ना तो पार्टिकल है, ना तो वेव है ना तो पार्टिकल है, तो है क्या, दोनों है। क्लियर, ये ध्यान रखना। तो लाइट, ये आइंस्टीन ने बताया, मैक्स प्लैंक ने बताया कि लाइट यहाँ पे पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, और कुछ घटनाओं में पहले प्रूफ हो चुका है जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कि ये वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो लाइट का डुअल नेचर तो प्रूफ हो गया था, ठीक है, कि लाइट भाई है, इसको हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, ये वेव की तरह भी बिहेव करेगी और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगी, और डिपेंड करता है कैसी फिनोमेना हो रही है, कैसी घटनाएं हो रही हैं। सिंपल ऑप्टिक्स में जो है लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन में ये एज ए वेव बिहेव कर रही है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट में ये एज ए पार्टिकल बिहेव कर रही है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उस आपको ये इंटरफेरेंस ये 3-4 ऐसे दे देगा, उनमें से पूछेगा बताओ किसमें वेव की तरह बिहेव कर रही है और किसमें पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, किन किन घटनाओं में, ठीक है, किन किन फेनोमेना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किस वेव की तरह किसमें है और लाइट पार्टिकल की तरह किसमें बिहेव कर रही है लाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये तो प्रूफ हो गया कि भाई लाइट के पास तो डुअल नेचर है। अब यहाँ से ये चीज़ें तो डी ब्रॉगली ने भी कही, यानी डी ब्रॉय ने भी ये चीज़ें मानी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने फिर अपनी बात कही। तो जो उन्होंने कहा उसी को हम कहते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, परिकल्पना। उस समय परिकल्पना ही थी भाई।
डी ब्रॉय ने कहा कि नेचर कभी भी भेदभाव नहीं करती है, नेचर सबके लिए समान है, सब उसके ही जो है पार्टिकल हैं, सब उसकी ही वेव है, सब उसकी ही एनर्जी है, सब उसके ही मैटर हैं। तो वो पार्टिकल के लिए अलग तरह का बिहेवियर, वेव के लिए अलग तरह का बिहेवियर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब रेडिएशन बिहेव कर सकता है एज ए पार्टिकल, तो पार्टिकल भी बिहेव करना चाहिए एज ए वेव। यानी इफ रेडिएशन शोज डुअल एस्पेक्ट्स यानी नेचर, सो शुड मैटर। यदि रेडिएशन दिखाता है दोहरी प्रकृति, दोहरा दृष्टिकोण, तो वैसा ही मैटर को भी करना चाहिए। बात साफ थी। तो इन्होंने अपनी रिसर्च इस पे आगे बढ़ा दी। इसका मतलब ये भी, इफ रेडिएशन या वेव कैन शो इट्स पार्टिकल नेचर, देन पार्टिकल आल्सो शुड बी बिहेव एज ए रेडिएशन नेचर या वेव नेचर, इनको वैसा दिखाना चाहिए। तो इसके आधार पे डी ब्रॉगली ने तो मान ही लिया कि ऐसा होता है। डी ब्रॉगली ने या डी ब्रॉय ने क्या कहा कि डी ब्रॉय ने कहा कि बिल्कुल मैटर की भी वेव नेचर होती है, और उन्होंने इन वेव्स को क्या कहा, मैटर वेव्स। इनको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसको आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज नोन एज डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। वेव क्या है, मतलब मैटर वेव्स क्या है कि वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ एक वेव चलती है, और जिसको हम जो है मैटर वेव कहते हैं। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसका मतलब हम साइकिल चलाते हुए, कार जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, क्रिकेट की बॉल आ रही है, ठीक है, कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है, या हवा से कुछ धूल के कण उड़ रहे हैं, तो क्या इन सभी के साथ वेव होती हैं? हाँ, डी ब्रॉगली के अनुसार तो सभी के साथ मैटर वेव होती ही है। तो क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, तो फर्क क्यों नहीं पड़ता, मतलब हमें दिखती क्यों नहीं है? इसका क्वेश्चन हम मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारी बाइक की स्पीड होगी, क्रिकेट की बॉल हो गई, या रॉकेट हो गया, ठीक है, या और भी कोई बुलेट हो गई, गन से निकली हुई बुलेट, इन सब की मैटर वेव कैसे बनती हैं और हमें फ़र्क क्यों नहीं मालूम होता। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, पर हम आगे देखेंगे कि इनको हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। दी ब्रॉगली वेव से रिलेटेड ये जो इक्वेशन है, उन्होंने कहा कि जो वेव बन रही हैं, ये जो वेव बन रही हैं, उनकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए। जब वेव है तो वेवलेंथ भी होगी, और उन वेव्स की वेवलेंथ के लिए उन्होंने कहा ये लैम्डा इक्वल टू h/p। ये ध्यान दो, ये ध्यान देने वाली बात, एक मिनट, इसलिए है क्योंकि हमने फोटॉन के लिए ही ये चीज़ पढ़ी थी। फोटॉन के केस में अभी अभी मैंने मेंशन किया था कि उसका मोमेंटम h/p होता है, h/λ होता है, सॉरी, h/λ होता है। तो इन्होंने क्या किया कि कहा जो फोटॉन के लिए सही है वही फार्मूला जो है किसके लिए सही है, मैटर वेव के लिए सही है। अगर ये फोटॉन का मोमेंटम था तो ये मैटर वेव के लिए ये जो है वेवलेंथ हो जाएगी, और h/p और p इक्वल टू mv। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, और v क्या है, वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, तो ये फार्मूला डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय का एक ही फार्मूला है, इसे याद रखिए, और इसी से आगे बाकी सारे फार्मूले बनेंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षिकता के सिद्धांत से आती हैं, जो आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। चलिए, इफ m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, देन इफ v is very less than c, then m इक्वल टू m नॉट। अगर वेलोसिटी बहुत ही कम है c की कंपैरिजन में, c की तुलना में, तो रेस्ट मास और ये जो स्मॉल m है, ये मूविंग मास कहते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो। लेकिन अगर वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू c,
यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी की तुलना में हो जाती है, उसके अप्रॉक्स हो जाती है, तो उस समय उसका जो मास होगा वो m=m0 अपान √1 माइनस v² अपान c² के इक्वल होगा। तो ये चीज़ें जो हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकल के आती हैं और इससे हम कहते हैं मूविंग मास। और यहाँ पे हम देख सकते हैं चूँकि 1 माइनस v² अपान c² और इसका रूट लेने पे ये 1 से कम आएगा, लेकिन इसका इनवर्स करेंगे 1 अपान √1 माइनस v² अपान c² अगर करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि thus the mass of a moving particle with approaching velocity to c is greater than its rest mass। अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में गति कर रहा है तो उसका मूविंग मास उसके रेस्ट मास से ज़्यादा होगा। चलिए यहाँ पे डेरिवेशन देख लेते हैं डी ब्रॉगली वेव का। ये आपके वैसे सिलेबस में मेंशन है कि ये डेरिवेशन नहीं आएगा, पर आ भी सकता है और बहुत आसान भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटॉन की। मान लेते हैं कि कोई फोटॉन है तो फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, h²। कई बार हमने ये चीज़ें देखी हैं, या hc/λ। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। दूसरी चीज़ आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से E=mc²। अगर कोई पार्टिकल है, क्योंकि फोटॉन को भी हम पार्टिकल ही मान रहे हैं, तो मान रहे हैं कि उसका मास जो है मूविंग मास वो स्मॉल m है। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, तो मूविंग मास mc² है। यानी यहाँ पे भी उसकी टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं और यहाँ भी ये प्लैंक थ्योरी है और ये आइंस्टीन थ्योरी है, दोनों से ही हम उसकी टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं, किसकी, फोटॉन की। अगर ये दोनों ही एनर्जी हैं तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तो हम लिखते हैं mc² = h², दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो mc² = h²। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m = h²/c²। ठीक है, ये तो मास हो गया। मोमेंटम, फोटॉन का मोमेंटम चूंकि वो c वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हम जानते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m × v, यहाँ v की जगह c हो गया, तो ये मोमेंटम हो गया h²/c² × c, यानी h/c, या इसी को कह देते हैं h/λ, क्योंकि c = 1/λ यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे λ = h/p, यानी p = mc। ठीक है, इस तरह से ये जो वेवलेंथ आ गई, किसकी आ गई, फोटॉन की वेवलेंथ आ गई। अब डी ब्रॉगली ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली थ्योरी, like photon a particle of mass m and velocity v, de Broglie wavelength λ = h/mv h/p। ठीक है, अब देख रहे हैं डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि λ = h/mv h/p। जैसा फोटॉन के लिए पॉसिबल है वैसा ही किसी मासिव पार्टिकल के लिए भी पॉसिबल है, उसकी भी नेचर वेव की हो सकती है और उसकी वेवलेंथ हम इससे λ = h/p से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल डेरिवेशन था, सिंपल है। आई होप कि आपने इसको अडॉप्ट किया होगा। चलिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं डी ब्रॉगली वेव के बारे में। जैसे पहली चीज डी ब्रॉगली वेव के बारे में क्या है कि वेव नेचर ऑफ मैटर वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय डेविसन एंड जर्मर इन 1927 एंड जीपी थॉमसन इन 1928। देखो उस समय जो भी रिसर्च होती थी उसको आपको प्रूफ करना होता था। फॉर एग्जांपल उसी दौरान हमारे देश की जो है सबसे महान साइंटिस्ट सर सीवी रमन द्वारा जो है खोज की गई थी रमन इफेक्ट की। तो रमन इफेक्ट एक्चुअली स्कैटरिंग से रिलेटेड था और उनको ये शो भी करना पड़ा, दिखाना भी पड़ा एक्सपेरिमेंट करके, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो जो है इसको कंफर्म किया डेविसन और जर्मन ने एंड जीपी थॉमसन ने 1928 में। सेकेंड थिंग थी कि वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आप लोग यूज करते हैं लैब्स में। वो जो है जनरली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड जो माइक्रोस्कोप होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो डिब्रोगली वेवलेंथ होगी, या जिसे मैटर वेव की वेवलेंथ भी कहेंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। साथ ही साथ अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यह प्रोपोर्शनल होगी उसके मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर उसका मास कांस्टेंट है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसकी वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे इस सिंपल फार्मूले से देख सकते हैं। इसके अलावा इफ़ v इज हायर देन लेमडा इज लोअर, अगर v की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो लेमडा बहुत कम हो जाएगी, और अगर v जीरो हो गया तो लेमडा बहुत बड़ी हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब जो जिसे हम मेजर ना कर पाए, फिजिक्स में इन्फिनाइट का ये मतलब होता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम ये देखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव की वेवलेंथ ये जो है डिपेंड नहीं करती हैं चार्ज ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा ये प्लॉट सेम जैसे रहेंगे, ये सब जो है हाइपरबोला रिलेशन दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये हाइपरबोला बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये p और लेमडा के बीच, m और लेमडा के बीच, v और लेमडा के बीच, इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिले। और प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ k या कैपिटल K, इफ कैपिटल K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड v इज वेरी वेरी लेस देन c, अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसमें m से मल्टीप्लाई करो और m से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा हाफ एम वी का होल स्क्वायर और अपॉन m, और m भी क्या होता है, वही आपका p होता है, यानी मोमेंटम होता है, तो इसे हम p स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। ये फार्मूला भी आप काइनेटिक एनर्जी का जो है लर्न करिए, और यहाँ से आप p की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, p इक्वल टू रूट 2m k, जहाँ m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल है, और k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी इस पार्टिकल की जिसकी एनर्जी k है, तो इसी बेसिक फार्मूले से लैम्डा इक्वल टू h अपान p, और ये हो गया h अपान रूट 2m k। अब k हो गया तो इसे k को यहीं रहने देते हैं, और हम पाएंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू inversely proportional to root m and also it is inversely proportional to root k। मतलब लैम्डा क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती है m के रूट के, इसी तरह k के रूट के व्युत्क्रमानुपाती है ये वेवलेंथ। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल के लिए है, तो चार्ज पार्टिकल के लिए है तो ये वाला केस हमने देखा था, इफ देयर आर q चार्ज ऑन पार्टिकल एंड एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v, तो किसी चार्ज पार्टिकल के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमने देखा था, ये k इक्वल टू क्यू वी होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हमने फार्मूला देखा उसमें आप जो है k की जगह क्यू वी रख दीजिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव की वेवलेंथ क्या आती है, लैम्डा इक्वल टू h अपान रूट 2m v। क्लियर? और दूसरी बात, अगर ये गैस मॉलिक्यूल होगा, गैस मॉलिक्यूल के लिए, तो गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और गैस मॉलिक्यूल के लिए ये k यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाती है 3/2 स्मॉल के टी। स्मॉल के क्या है यहाँ पे, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1.31 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। और इस तरह से ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि आपको अगर न्यूट्रल पार्टिकल के केस में, न्यूट्रल जैसे न्यूट्रॉन के केस में या गैस मॉलिक्यूल के केस में उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी हो, तो लैम्डा इक्वल टू h अपान रूट 3m/kT ये लिखेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैटर, ये लास्ट पॉइंट है आई थिंक, कि मैटर वेव्स आर नीदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट मैकेनिकल वेव्स, ना तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना तो मैकेनिकल वेव होती हैं, ये अलग वेव होती हैं। वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज नॉट ए सिंगल वेव बट ग्रुप ऑफ वेव्स,
तो किसी एक पार्टिकल के द्वारा कोई एक सिंगल वेव नहीं होती है, बट वो ग्रुप ऑफ वेव होती है जिसे वेव पैकेट कहते हैं। और द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट कार्ड ग्रुप वेलोसिटी। तो इनका जो पैकेट होता है पूरा, उसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये ग्रुप वेलोसिटी मतलब एक फोटॉन जो है कुछ इस तरह से बिहेव करता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बता दूं थोड़ा सा। एक ये हो गया, मान लो एक ये एक ये पैकेट होता है पूरा, और इसमें जो है जो वेव्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं। ठीक है, इसमें इंटरफ्रेंस होता है, ये रिजल्टेंट वेव है कई वेव्स का, ये जो दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक फोटॉन। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है न्यूमेरिकल पर्पस से कि de Broglie wavelength of an accelerated electron, de Broglie wavelength of an accelerated electron। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल v, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल v, ये क्या हो जाता है k इक्वल टू ev, जहाँ पे q की जगह हमने एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड रखा, यानी स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला h/√2mk ये यूज करना है, और k की जगह ये भी रख देना, सिंपल है, हो जाएगा। अच्छा, इसको इस तरह से भी याद करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और आप इसको कैलकुलेट भी करते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू आप 9.8 इंटू 10⁻31 रखिए, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रखिए, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये 6.62 इंटू 10⁻34 होती है। यहाँ पे हम इसे 6.62 ही रखेंगे, और 10⁻34 हो गया, रूट के अंदर 2 इंटू पहले से ही था 1.6 इंटू 9.1, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट के अंदर 150/v, v क्या है, वोल्टेज है या पोटेंशियल है, और ये आएगा 10⁻⁻10 मीटर। अब 10⁻⁻10 मीटर को ही हम क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, ये वैल्यू भी आप याद रखिए। ये फॉर्मूला बन गया। अगर हम रूट वी को अलग कर देते हैं यहाँ पे, और रूट 150 को अलग कर देते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12.27 के आसपास आता है। ठीक है, इसे आप 12.3 भी यूज कर सकते हैं, और ये एंगस्ट्रॉम में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एंगस्ट्रॉम में आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए किसी चार्ज पार्टिकल की, मान लो यहाँ के केस में इलेक्ट्रॉन की चाहिए, तो आप करेंगे 12.27, और उसके बाद जितना भी पोटेंशियल होगा उसको रूट वी से डिवाइड कर देंगे, आपको सिंपली मिल जाएगा। अब प्रोटॉन के लिए यही चीज करना होगा। तो प्रोटॉन के केस में यहाँ m की जगह मास ऑफ प्रोटॉन रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे 1.6, ये यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻27, 1.672 इंटू 10⁻⁻27, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मुझे लिखना चाहिए, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है, एक मिनट। ठीक है, ये MP होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये चीज हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है, और ये चीज यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये आएगा 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और जब इसको हम उस फार्मूले में रख देंगे तो हमारी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है वो आती है 0.286/√v एंगस्ट्रॉम। क्लियर, तो ये प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ होगी। इस तरह अल्फा पार्टिकल के लिए, चूंकि अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स उसका मास होता है और 2 टाइम्स चार्ज होता है, तो यानी इस रूट के अंदर जो है आपको 4 इंटू 2 से भी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर रूट 8 आ जाएगा, और रूट 8 को हम
2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट सॉरी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल का ये फार्मूला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद रखनी है, प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ आपको सीखनी है, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ आपको सीखनी है। ये इन तीनों के लिए आप जो है इनको कंफर्म करके रखिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछे जाते हैं। अब थ्योरी के रूप में लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, जिसे हम कहते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या बताता है, यही पूछा जाता है। लो लेवल से लेकर हायर लेवल तक के क्वेश्चन में, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें क्या चीज़ मालूम हुई। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ क्या करता है, डी ब्रॉगली वेव्स को, यानी मैटर वेव्स को प्रूफ करता है। क्या प्रूफ करता है, मैटर वेव या एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स को। और ये बताता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जरूर ध्यान रखना, कोई ऑप्शन में ये भी रहेगा कि पार्टिकल नेचर ऑफ वेव या वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इसी में अक्सर जो है प्रॉब्लम होती है। तो आप याद रखिए कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल पहले से है डी ब्रॉगली वेव में, उसका हमें वेव बनाना है, यानी इलेक्ट्रॉन का वेव बनाना है। ठीक है, ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल क्या था, वो इलेक्ट्रॉन को लिया था। और इसी तरह से जीपी थॉमसन ने भी इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रेक्ट सेम एज वेव। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखने में आया कि इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह डिफ्रेक्ट करते हैं जैसे कि वेव या लाइट, आपने डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, जैसे लाइट डिफ्रेक्ट करती है उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रेक्ट करते हैं। तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट में क्या था ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन दिस एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन एक्सेलरेटेड बाय अ वेरिएबल पोटेंशियल वी कम्स आउट एज ए बीम और रे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है बीम या रे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बीम के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम हम कहते हैं, रे भी कह सकते हैं क्योंकि वो एज ए वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए निकल क्रिस्टल। दीज इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए निकल क्रिस्टल। तो इन्हें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम को या इलेक्ट्रॉन रे को निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट कराया जाता है नॉर्मली, सीधे सीधे 90 डिग्री। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्रेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस बाय क्रिस्टल। और गिरने के बाद क्या होते हैं, इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं, डाइफ्रेक्ट हो जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, डिफ्रेक्ट हो जाते हैं। और फिर द इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन रे इज मेजर्ड बाय फैराडे सिलेंडर अटैच्ड विद द अमीटर एंड विच कैन बी रोटेटेड अराउंड द क्रिस्टल। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे एक फैराडे सिलेंडर जो है मेजरिंग डिवाइस है स्कैटर्ड या डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बाद क्या करते हैं कि जो स्कैटरिंग हुई है या डिफ्रेक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉन का, और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से आ रहे थे जिस डायरेक्शन से, उनके बीच एंगल कितना बनता है, उसको हमने फाई नाम दिया है। तो ये एंगल हम मेजर करते हैं किस पे, हर एक वोल्टेज पे। पहले वी की वैल्यू सेट करते हैं, फिर देखते हैं कितने एंगल पे डिफ्रेक्ट हो रहे हैं, फिर वी को बढ़ा के फिर देखते हैं फाई कितना हो रहा है, फिर वी को और बढ़ाते हैं, फिर फाई को मेजर करते हैं। इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ एंगल फाई बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड डिफ्रेक्टेड रेज एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड फाई। वी और फाई के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इस ग्राफ में हमें देखने को क्या मिलता है, ए बम्प बिगिंस एट 44 वोल्ट एंड बिकम्स मैक्सिमम एट 54 वोल्ट एंड फाई इक्वल टू 50 डिग्री एट वी इक्वल टू 54 वोल्ट। तो एक बम्प बनना शुरू होता है, वो हम फिगर में देखेंगे, कब 44 वोल्ट पे, और कब तक बनता है 54 वोल्ट पर।
और ये 54 वोल्ट पर मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद ये बम्प फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है 54 वोल्ट के बाद। ठीक है, तो ये जो है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ से आप देख रहे हैं एक हाई पोटेंशियल से ये कनेक्टेड है, एक हाई पोटेंशियल से ये कनेक्टेड है, ये इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और यहाँ से ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं और ये निकल क्रिस्टल, ये सी जो है निकल क्रिस्टल पे आके इंसिडेंट हो रहे हैं और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से डिफ्रेक्ट हो रहे हैं और इनके बीच ये एंगल फाई हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो ये फैराडे सिलेंडर है, ठीक है, ये मेजरिंग डिवाइस है और ये डिटेक्टर है कह सकते हैं। और ये पूरे एक सर्कल में इसके चारों तरफ घूमता है और हर जगह से ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। इससे रिलेटेड अमीटर लगा होता है जो करंट में बदल देता है, ठीक है, उनके डिफ्रेक्शन को। और ये जो है सर्कुलर स्केल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 54 वोल्ट पे देखिए आपको ये V इक्वल टू 44 वोल्ट और V इक्वल टू 48 वोल्ट। एंड इधर देखिए यहाँ पे देखिए V इक्वल टू 54 वोल्ट और यहाँ पे V इक्वल टू 60 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 60 वोल्ट, 54 वोल्ट, 48 वोल्ट, 44 वोल्ट ये हमने देखा है ग्राफ। और यह बम्प इसे कहते हैं ना, ये बम्प बनना शुरू होता है यहाँ पे हल्का सा बम्प है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बम्प हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमम होता है, इस पे जो एंगल मेजर करते हैं मैक्सिमम पे वो 50 डिग्री के आसपास होता है। और फिर उसके बाद बम्प जो है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे भी बढ़ाते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा एकदम बम्प बिल्कुल नहीं रहेगा, फिर उसके बाद वोल्टेज लगातार बढ़ाते जाएंगे, फिर से ये रिपीट होता है। तो हर एक कुछ वोल्टेज के बाद ये बम्प रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या मेजर किया कि डी ब्रॉगली वेव के अनुसार जिस वोल्ट पे हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मिली थी वो थी 54 वोल्ट। और अगर 54 वोल्ट यहाँ पे रखते हैं तो हमें लेमडा की वैल्यू 1.67 एंगस्ट्रॉम मिलती है। और ये क्या थी, ये बताती है कि जो मैटर वेव है इलेक्ट्रॉन की किस पे, 54 वोल्ट पे, मैटर वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 54 वोल्ट वो 1.67 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे कंफर्म होता है, तो इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसे हम कहते हैं XRD, एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड। तो निकल के क्रिस्टल से ही एक्सरे किरणों को डिफ्रेक्ट कराया गया, एक्सरेज को डिफ्रेक्ट कराया गया और वहाँ से भी ये पाया गया कि ये ठीक 50 डिग्री का एंगल ऑब्टेन करने के लिए, 50 डिग्री का एंगल ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो एक्सरे की वेवलेंथ है वो 1.67 एंगस्ट्रॉम ही होनी चाहिए। तो ये तो गुड एग्रीमेंट था। ठीक है, ये एग्रीमेंट था कि जो काम एक्सरे कर रही है वही काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और जबकि एक्सरे जो है बिल्कुल वेव है और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दोनों में पॉसिबल कैसे हो रहा है कि दोनों सेम काम कर रहे हैं, क्योंकि काम वेव का है और वो काम इलेक्ट्रॉन भी वेव के नेचर में कर रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि एट 54 वोल्ट the diffraction of electrons ray occurs at phi equal to 50 degree and de Broglie wave associated with electrons was formed lambda equal to या lambda e equal to 1.67 एंगस्ट्रॉम बन गई, वेव बन गई जो है, और ये थ्योरी प्रूफ हो गई और इसके लिए इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी उस समय, मतलब 10 साल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट प्रूव भी हो गया जब डी ब्रॉगली ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो आई होप कि डी ब्रॉगली वेव के बारे में सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। अब क्या बचता है, अब बचता है न्यूमेरिकल। तो अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ थ्योरी के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी वाले थोड़ा सा आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन ये कठिन है नहीं। एक बार अगर सारा कंसेप्ट आप सीख गए हैं तो ये बिल्कुल आसान है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम विच हैव लोएस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की एनर्जी सेम है तो इनमें किसके पास लोएस्ट वेवलेंथ होगी। अब देखो इसको सिंपली आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू h/√m के। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
जो है के तो दोनों में सेम हो गया। इसका मतलब जो वेवलेंथ डिपेंड करेगी वो मास पर डिपेंड करेगी। अब मास इसमें किसका ज़्यादा है? मास तो अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा है, लेकिन ये 1/, में है। ठीक है, इनवर्स में है, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ कम होगी, यानी अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ कम होगी और प्रोटॉन की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये अल्फा और ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा, ये रूट एम अल्फा अपान एम पी, बाकी सब जो है कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी बराबर है। और आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है जो है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो यहाँ से फिर क्या हो गया कि लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा इक्वल टू रूट 4 एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन ये कट गए। ठीक है, सॉरी, और ये इक्वल टू रूट 2 के हो गया। तो लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा इक्वल टू 2, यानी लेमडा पी इक्वल टू 2 लेमडा अल्फा। तो यहाँ पे यानी ये सिंपली हम देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन की वेवलेंथ है मैटर वेव की, वो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ से ज़्यादा है अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अल्फा पार्टिकल है मिनिमम वेवलेंथ हो गया। इसी में और देख लेते हैं कि अगर उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर कर दी जाए, इसका उल्टा कर दी जाए, अगर उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर कर दी जाए तो के पी अपान के अल्फा क्या होगा? फिर से वही फार्मूला अपनाएंगे जो है इस फार्मूले में जो अभी हमने सीखा था। इसमें क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये लेमडा पी का स्क्वायर एच स्क्वायर अपान रूट 2 एम पी के पी हो जाएगा। तो यहाँ से के पी, यहाँ से के अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे और ये यहाँ पे रख देंगे। तो के पी की वैल्यू एच स्क्वायर अपान 2 एम पी और ये हो जाएगा लेमडा पी, और के अल्फा की वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर अपान 2 एम अल्फा लेमडा अल्फा, और इसको यहाँ पे रख देंगे और ये हो जाएगा 4 एम पी, मतलब कट जाएगा और कुल मिलाकर यहाँ पे 4 बचेगा क्योंकि लेमडा अल्फा लेमडा पी बराबर है, तो यहाँ पे 4 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सेम वही सब कुछ वही, फिर से हमें जो है निकालना है कि अगर उनके बीच पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, अब तक काइनेटिक एनर्जी सेम की थी तो हमने लेमडा पी अपान लेमडा अल्फा निकाला था। अगर पोटेंशियल सेम हो तो पोटेंशियल सेम हो के की जगह जो है क्यू वी रख देंगे, यानी यहाँ पे एक बार प्रोटॉन के लिए क्यू पी वी और अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू अल्फा वी रख देंगे। और हम क्या पाएंगे कि जो प्रोटॉन के लिए है वो तो सिंपली ये निकल के आ गया, लेकिन अल्फा पार्टिकल के लिए क्योंकि मास जो है 4 टाइम्स ज़्यादा है प्रोटॉन का और 2 टाइम्स ज़्यादा है प्रोटॉन का, तो यहाँ पे आ जाएगा कि एच अपान रूट 16 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज, ये आ गया। और इनका फिर से रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो लेने पे क्या आएगा, रूट 16 अपान 2 और ये रूट 8 हो जाएगा, यानी 2 रूट 2 आ जाएगा। तो ये पूछा क्वेश्चन में गया था कि अप्रॉक्सीमेटली किस नंबर के बराबर होगा, तो ये 3 के अप्रॉक्सीमेट होगा। और इसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लेमडा इक्वल टू रूट एच लेमडा अपान 2 एम सी, और यहाँ पे लेमडा क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ फोटॉन है फॉर एक्सरे। ठीक है, वेवलेंथ किसका? फोटॉन है, एक्सरे का। तो अगर एक्सरे का फोटॉन है तो एक्सरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और मेटल का वर्क फंक्शन, एक्सरे की एनर्जी मतलब आप समझ लो कि ये कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी ना, ये आएगा कुछ जैसे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कुछ ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहेगी मेटल की, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 10 10 तक। तो इसके कंपैरिजन में जो है जो एनर्जी है फोटॉन की बहुत ज़्यादा है, उसका वर्क फंक्शन मेटल का बहुत कम है, तो वर्क फंक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं, यानी डब्ल्यू को 0 कर देते हैं। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ गई, एच सी अपान लेमडा आ गई। क्लियर, ये फोटॉन की एनर्जी हो गई, इतनी निकाल ली हमने। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो गई, लेमडा इक्वल टू एच अपान रूट 2 एम के मैक्स। अब के मैक्स ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी यही है, और यहाँ पे एच अपान रूट 2 एम एच सी अपान लेमडा, और ये रख लेते हैं तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आता है, यहाँ पे एच से एच एक एच कट जाएगा और लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच लेमडा अपान 2 एम सी। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ ए फोटॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज सेम। यहाँ पे फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सेम हो रही है। देन प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 2h mc अपॉन h टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन इज, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये है, एक मिनट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये 2 लेमडा है, ये 2 लेमडा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो यहाँ पे क्या करा, प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, अगर उनकी वेवलेंथ बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, देन प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 2 लेमडा mc अपॉन h टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। चलिए, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन अभी अभी हमने देखा था h न्यू एच अपॉन लेमडा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेवलेंथ होती है लेमडा ई h अपॉन √2 mk। यहाँ पे ये लेमडा के इक्वल है ही, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ बराबर है। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m के। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप जो है ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ गया के इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। तो ई अपॉन के निकाल लेते हैं। तो ई एनर्जी ऑफ फोटॉन है, के एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो है इसको सॉल्व करते हैं, एच अपॉन लेमडा अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2m लेमडा स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और एच स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। और ये 2 लेमडा mc अपॉन h, यहाँ के को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो है फोटॉन की जो एनर्जी है वो 2 लेमडा mc h अपॉन के टाइम्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन इज सेम देन विच हैव मोर एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की वेवलेंथ सेम है तो किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। ये टोटल एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम थी, मतलब सॉरी, फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा। अब देखो फोटॉन के पास टोटल एनर्जी, फोटॉन के पास टोटल एनर्जी तो उतनी ही होगी, ठीक है। फोटॉन के पास टोटल एनर्जी h नहीं होगी, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी होती नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी क्या होगी, mc स्क्वायर होगी, mc स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन की जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हम जानते हैं लेमडा इक्वल टू h अपान एम भी। तो m इक्वल टू h अपान लेमडा भी, और m की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो जो है e की वैल्यू क्या हो जाएगी, hc स्क्वायर अपान लेमडा भी। क्लियर। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। अब फोटॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इनका रेशियो ले लेते हैं, तो ये आता है c अपान v। अब चूंकि c v से ज़्यादा ही है, c v से ज़्यादा ही है, तो c अपान v भी ये 1 से ज़्यादा होगा। और ये 1 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब E अपान ई फोटॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान एनर्जी ऑफ फोटॉन भी 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी। इस तरह से हम यहाँ प्रूव कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन फोटॉन से होगी। टोटल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज इन द रेशियो 1:8। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वेवलेंथ की बात हो रही है। तो अगेन हम अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की वेवलेंथ से रिलेटेड ये फार्मूला आप सिंपली डिराइव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि मास हमने अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स रख दिया, तो यहाँ पे ये हो गया लेमडा अल्फा अपान लेमडा पे इक्वल टू रूट के पी अपान 4 के अल्फा। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो और लेमडा अल्फा अपान लेमडा पी की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो लेमडा अल्फा अपान लेमडा की वैल्यू पी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये 4 इंटू 1 अपान रूट 8 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 1 अपान 8 यानी के पी अपान के अल्फा इक्वल टू 1 अपान 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने वो सारी पॉसिबल केसेस जो हो सकती थी हमने सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। कहीं पे वेवलेंथ सेम है, कहीं पे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, कहीं पे पोटेंशियल सेम है अल्फा और प्रोटॉन के बीच में या फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये रिलेशन आपको डेवलप कर लेने हैं, 1-2 बार करिए आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन बार बार पूछता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, इसको आप सिंपली देख सकते हैं ई अपान न्यू यानी जूल
जूल पर सेकेंड -1 यानी जूल सेकेंड हो जाएगा, और जूल सेकेंड यानी कि जूल में सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी डायमेंशन भी निकल के आ जाएगी। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन जो है वैसे हमने तो यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन आप इनको अपने अनुसार टेस्ट करके देख सकते हैं कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 5000 वोल्ट पे इसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो ये हमने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है। और फिर विजुअल लाइट रे हैं, एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं, जिसको आपको इनके वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा इक्वेशन E बराबर PC जो है वो फोटान के लिए वैलिड होता है। ठीक है, E इक्वल टू PC ये फोटान के लिए ही वैलिड होता है। क्लियर। और इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो है उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और उससे कम वेवलेंथ होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए, यानी लैम्डा इक्वल टू लेस देन लैम्डा नॉट। और लेकिन फ्रीक्वेंसी की बात पूछे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। अक्सर इन पे जो है क्वेश्चन पूछता है और लोग जो है इसका उल्टा ये वाला करके चले जाते हैं। ठीक है, अगर वेवलेंथ है तो लेस देन वाला होगा, अगर फ्रीक्वेंसी है तो ग्रेटर देन वाला होगा। नेक्स्ट जो है कि वेव नेचर वाज रिप्रेजेंटेड बाय वेव नेचर चार्ज पे निर्भर नहीं करता, न्यूट्रल पार्टिकल हो चार्ज हो उससे मतलब नहीं है, बस पार्टिकल मूव करना चाहिए, मूविंग पार्टिकल के लिए होना चाहिए। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन होता है जो हमने शुरुआत में पूछा था कि क्या सभी पार्टिकल की वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव्स होती हैं, तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 10 ग्राम की एक बॉल है, बॉल का मतलब आप बुलेट ले लो, और वो 1000 मीटर पर सेकंड से फायर की जाती है, 1000 मीटर पर सेकंड से फायर की जाती है। ठीक है, तो क्या होगा कि लैम्डा इक्वल टू h/mv, वैसे ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। ठीक है, फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए देख ले रहे हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें रखेंगे तो आप पाएंगे कि लैम्डा की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर आ जाता है। अब जो कि अपने आप में 10⁻⁻35 मीटर, ये बहुत 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 कम जो है वेवलेंथ है, ये मेजर करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें डेली लाइफ में जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिखती नहीं है, बट होती हैं हर पार्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह के और भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मान लो एक रॉकेट है जिसका मास जो है 10 टन्स में होता है, वो 5000 टन है, और वो कुछ 10 किलोमीटर पर सेकंड, ये तो बहुत ज़्यादा होगा, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो उसकी जो है एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी होगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे ये हमारा चैप्टर 11 का ये तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 11 के यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के जो है सारे टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स 3 लेक्चर में कवर किए हैं। आप इसको जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वो सारे लेक्चर भी पहले आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और फिर ये लेक्चर नंबर 3 को क्रम से देखेंगे। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं भी पढ़ी हुई हैं या आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी आपको जो है एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी मिल जाएगी इससे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।